हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कल पढ़ा था GS 1 का सिलेबस। और इसी कंटेस्ट में हम बताया था कि GS 1, GS 2, GS 3 और GS 4 सारे का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग GS 2 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। और GS 2 का सिलेबस आप लोगों को पता होगा कि GS 2 का सिलेबस सबसे टफ सिलेबस है लगभग का। और इसको समझने में बहुत परेशानी होती है। और मतलब इसको जो समझ गया, मतलब ये। और बात करें डायनेमिक का, तो इसका मतलब GS 2 का सिलेबस बहुत ही डायनेमिक होता है। और मतलब बहुत का टोटल डायनेमिक है। और इसका जो पेपर भी आता है वो भी डायनेमिक की ओर अब बढ़ गया है। आपको पता है कि अब स्टैटिक पार्ट से बहुत कम क्वेश्चन आते हुए तो लिंकेज करके आते हैं। जैसे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक का मतलब इस सिलेबस का समझ बहुत बढ़िया होनी चाहिए कि हम करंट से लिंक करके पढ़ पाएँ। ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हम भी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर समझ में आए। इसमें सब्जेक्ट्स कौन सा है? पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, IR है। ठीक है, इतना। हिंदी अगर बात करें तो पॉलिटी का मतलब राज्य व्यवस्था। ठीक। गवर्नेंस का मतलब सुशासन, शासन व्यवस्था या सुशासन। ठीक। अगर बात करें हम सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन चार सब्जेक्टों से मिलकर ये पूरा बनता है। तो हम बात करें तो इसमें हम पहले पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। तो पॉलिटी में पहला टॉपिक भारतीय संविधान। पहला टॉपिक लिखा है भारतीय संविधान। अब इस भारतीय संविधान में हमको पढ़ना क्या पड़ेगा, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो भारतीय संविधान में हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक आधार, कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार क्या था, कैसे भारतीय संविधान बना, इसका कैसे विकास हुआ, इसकी क्या विशेषताएँ हैं, इसमें क्या क्या संशोधन किए गए, इसके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या है, और आधारभूत संरचना इसका क्या क्या है, मूलभूत संरचना, इसका आधारभूत संरचना क्या क्या है, संविधान के आधारभूत प्रावधानों में विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका। अब इसमें हम बात करेंगे कि जो मूलभूत प्रावधान है, आधारभूत प्रावधान है संविधान का, उसके विकास करने में सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका हुई। जैसे कि बात करें कि कई सारे केसेस हुए, जैसे उसमें महत्वपूर्ण केसेस भारतीय केस, प्रस्तावना के लिए भी बहुत सारे केसेस हुए। तो यही सब पढ़ना कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने भूमिका लगा के उसका विकास किया। अब अगला बात, ये टॉपिक तो ख़त्म, भारतीय संविधान के बारे में ये सब पढ़ना है। अब अगर बात करें दूसरे टॉपिक की, तो दूसरा टॉपिक है कि संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य, इनके बारे में क्या पढ़ना कि इनका कार्य क्या है, इनके उत्तरदायित्व क्या है, संघीय ढांचे से संबंधित, इनके बीच में जो संघीय ढांचा होता है उसके विषय में चुनौतियाँ क्या हैं, स्थानीय स्तर पर इनमें शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है, वित्त का बंटवारा कैसे किया गया, और जो बंटवारा किया गया उसमें क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, इनके बारे में पढ़ना है। तो दूसरा टॉपिक भी ख़त्म हो गया। तीसरे टॉपिक की बात करें, केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध, केंद्र और राज्य का वित्तीय संबंध, यानी केंद्र और राज्य में पैसा वैसा के लिए जो भी संबंध है, पैसा कैसे दिया जाएगा, उसमें वित्त आयोग की क्या भूमिका रहेगी, कैसे वित्त आयोग पैसे का बंटवारा करवाता है। तो इसके बारे में हमको पढ़ना, क्या क्या इसमें चुनौतियाँ आएंगी, क्या क्या मतलब कैसे क्या क्या प्रावधान है बांटने का, तो ये हमको पढ़ लेना है। फिर चौथा टॉपिक करेंगे शक्तियों का पृथक्करण। शक्ति यानी हमारे यहाँ आपको पता है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीन चीज़ें हैं। तीनों की शक्तियाँ अलग अलग हैं, तीनों की शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। इनके बीच विवाद क्या है, मतलब कौन कौन सा विवाद आता है। अगर एक कार्य क्षेत्र में अगर न्यायपालिका कार्यपालिका का कार्य करने लगे तो बवाल तो होगा ही। तो विवाद क्या है, विवाद करने के लिए निवारण तंत्र कौन कौन से मतलब सिस्टम बैठाए गए हैं जो विवाद सॉल्व करेगा, जैसे CBI, NIA। तो ये सब हमारे ये निवारण तंत्र हो गए। कौन कौन सी संस्थाएँ होंगी, तो संस्थाएँ भी हैं। ठीक है, तो ये हमको पढ़ना है। और संस्थाएं हो गई, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों के उदय और उनका प्रयोग। और इनसे भी नहीं सॉल्व हो पाता है तो कुछ ऐसे निवारण तंत्र का स्थापना करवाया जाता है, जैसे NGT हो गया, जो इनके अलावा वैकल्पिक तत्व होते हैं जो विवादों का निस्तारण करते हैं। ठीक, क्लियर। अगला पॉइंट है कि भारतीय संवैधानिक योजना, जो भारत का संविधान है उसका अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना करना है। ये नहीं कि बिना लोकतांत्रिक नॉर्थ कोरिया से जाकर तुलना करने लगे, ऐसा नहीं करना है। कि भारत के संविधान को किससे तुलना करना है, लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना करना है।
संवैधानिक योजना जो है उनका बस तुलना करना है। ठीक है, अब बात करते हैं संसद और राज्य विधायिका। संसद और राज्य विधायिका, इनके बारे में क्या पढ़ना है? संसद और राज्य विधायिका के बारे में कि इनकी संरचना कैसी है, इनका कार्य कैसा है, इनका कार्य का संचालन कैसा होता है, कैसे होता है, इनकी शक्तियाँ क्या क्या हैं और इनके विशेषाधिकार क्या क्या हैं, और उनसे संबंधित क्या क्या विषय और है, चुनौतियों नौतिया टाइप में। ठीक है, अगला चाहते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना कैसी है, कार्य क्या करते हैं, कार्य संचालन क्या होता है इनका, इनका शक्तियाँ क्या क्या हैं और इनके बीच विवाद क्या क्या है। उसके बाद से पढ़ना है कि सरकार के मंत्रालय एवं विभाग कौन कौन से, ये कैसे कार्य करते हैं। प्रेशर ग्रुप, एक प्रेशर ग्रुप प्रभावक समूह होता है, ये क्या कार्य करते हैं। ठीक है, औपचारिक, ये क्या होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, ये क्या होते हैं और इनका भारत की व्यवस्था में क्या योगदान है, यानी भारत की राज्य व्यवस्था में इनका क्या योगदान है, ये भी पढ़ना है। और अलग से टॉपिक आती है जनहित याचिका PIL, उनको पढ़ना है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, 8वां टॉपिक जनप्रतिनिधि अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। जनप्रतिनिधि अधिनियम का मुख्य विशेषताएं पढ़ना है। जनप्रतिनिधि अधिनियम क्या है, मुख्य विशेषताएं पढ़ना है, ना कि समस्याएं पढ़ना है। ठीक है, अब अगला चलते हैं कि विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति। जो भी संवैधानिक पद है, जैसे कैग हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन हो गए, चुनाव आयुक्त हो गए, तो इनकी नियुक्तियाँ कैसे की जाती है, इनकी नियुक्तियाँ क्या नियुक्तियाँ होती है, इनकी शक्तियाँ क्या है, ये कार्य कैसे करते हैं और इनके उत्तरदायित्व क्या है, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि कुछ हमारे यहाँ निकाय हैं, जैसे संवैधानिक निकाय, ऐसे सिस्टम जो संविधान में है। विनियामक निकाय, ऐसे सिस्टम जो कानून के द्वारा बनाए गए हैं। और अर्धन्यायिक, जो भी अर्धन्यायिक जुडिशियल है, जैसे NGT हो गया। नीति आयोग को इस बीच में शामिल कर लेते हैं। इनके बारे में बस ये पढ़ना है कि इनकी विशेषताएं क्या है और ये कहाँ कहाँ कार्य करते हैं, इनका कार्यभाग क्या है, यानी इनका कार्य क्षेत्र क्या क्या कार्य करते हैं, ये इनकी विशेषताएं क्या है और ये कार्य क्या करते हैं। ठीक है, सॉरी, अब आगे आते हैं सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप। ठीक है, उनके अभिकल्पन और क्रियान्वयन के कारण उत्पन्न विषय और सूचना प्रदान समिति। अब देखिएगा, जो सरकारी नीतियां हैं, सरकारी नीतियों का अभिकल्पन, सरकारी नीतियों का विभिन्न क्षेत्रों में विकास करने के लिए, जो अगर सरकार कोई पॉलिसी बना रही है तो उसका विकास करने के लिए, उसका मतलब क्रियान्वयन करवाने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए हमारे पास कोई ना कोई संस्था तो होनी चाहिए। तो जो संस्थाएं हैं, जो हमारे यहाँ निकाय हैं, जो उनका जो हमारे सरकार द्वारा जो नीति बनी है उनका मतलब क्रियान्वयन करवाते हैं, उनके बारे में बताते हैं, तो उनके बारे में हमको जानकारी लेना है। और दूसरी बात है कि उनके कारण क्या क्या समस्याएं पैदा होती है, उनको भी देखना है। और तीसरा है कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी ये क्या है और इसके लाभ हानि क्या है और इसके लिए संवैधानिक क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ये देखना है और उससे मुद्दे क्या क्या हैं। ठीक है, अगला वाला विकास प्रक्रिया में गैर संगठन की भूमिका। गैर संगठनों की भूमिका मतलब NGO की भूमिका क्या है। एक स्वयं सहायता समूह आप लोग जानते होंगे, इसकी क्या भूमिका है। और कुछ अलग संघ के द्वारा बनाया गया समूह, उनका है क्या है। और अन्य कोई अंशधारक समाज है, उसका क्या योगदान है किसमें, भारत के विकास में। ठीक है, अगला आते हैं केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या नियंत्रण और उस कुछ अन्य ऐसे संवेदनशील वर्ग हैं जिनके लिए कल्याणकारी योजना बनाना, योजनाओं का क्रियान्वयन करना और इनके रक्षा और बेहतरी के लिए जो भी गठित तंत्र और निकाय बनते हैं, विधि निकाय बनते हैं, उनके बारे में हमको जानकारी लेना है। जैसे हम मान लेते हैं कि जनसंख्या में एक महत्वपूर्ण कोई है तो महिला है, तो महिला के लिए महिला आयोग बनाना। ठीक है, महिला आयोग का गठन करना, तो कैसे गठन होता है महिला आयोग है क्या, महिला आयोग की भूमिका क्या है, महिला आयोग कार्य क्या करती है और उससे क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है,
एक एग्जाम्पल हो गया, ऐसे जनजाति के लिए भी होगा, ऐसे अल्पसंख्यकों के लिए भी होगा। तो ये हमको पढ़ना है कि योजना बन रही है, उसका निर्माण कौन करता है। अगला आते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन और विकास प्रबंधन से विषय संबंधित विषय। यानी अगर हम लोग बात करें स्वास्थ्य शिक्षा से, अगर कोई भी विषय आ रही है, चुनौती आ रही है, या कोई भी कानून बन रहा है, या कोई भी संशोधन हो रहा है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। मानव संसाधन से क्या, मानव संसाधन क्या मतलब कि उसको विकास करने के लिए मानव संसाधनों को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, मानव संसाधन को अपना टूल कैसे बनाया जा सकता है, मानव संसाधन में क्या कमी रह रही है, कैसे मतलब मानव संसाधन को बढ़ाया जा सकता है। तो इससे जो भी विषय आएगा उनके बारे में हमको पढ़ना है। तीसरा है कि इनका विकास कैसे किया जाए और इनका प्रबंधन कैसे किया जाए। ठीक है, इनका विकास कैसे किया जाए, जो भी हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधन से संबंधित क्षेत्र है, ठीक है, उनका विकास कैसे किया जाए, उनका प्रबंधन कैसे, जैसे यूनिवर्सिटी का प्रबंधन कैसे किया जाए, यूनिवर्सिटी का विकास कैसे किया जाए। क्लियर। अब आगे आते हैं गरीबी और भूख से संबंधित विषय और राजनीतिक व्यवस्था के लिए इसका निहितार्थ। गरीबी और भूख से संबंधित जो भी विषय है और उसका कैसे हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं कि इसका मतलब राजनीतिक व्यवस्था में इसका क्या रोल होगा, क्या रोल होता है कि कैसे इसको मतलब इसका विकास किया जाए, मतलब कैसे इस समस्याओं से जान पाया जाए। अब आते हैं हम लोग गवर्नेंस पे आ जाते हैं। तो गवर्नेंस में क्या है कि शासन व्यवस्था क्या होती है, क्यों शासन व्यवस्था ज़रूरी है, भारत की शासन व्यवस्था क्या है, अन्य शासन व्यवस्था से कैसे भिन्न है, और इसमें पारदर्शिता क्या है, पारदर्शिता लाने के लिए कौन कौन से कानून है, गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट लगाया है, पारदर्शिता का क्या रोल है। ठीक है, जवाबदेही है, जवाबदेही क्या है, जवाबदेही के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, जवाबदेही क्यों ज़रूरी है, क्यों लोकतंत्र स्थापित करने में जवाबदेही का क्या रोल है। ये ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ना। और ई गवर्नेंस के बारे में क्या पढ़ना है कि इसका अनुप्रयोग क्या है, ई गवर्नेंस का मॉडल क्या है, ई गवर्नेंस कहाँ तक अभी तक सफल हो पाया है, ई गवर्नेंस की सीमाएँ क्या है, ई गवर्नेंस के भविष्य में क्या संभावनाएं हैं कि शासन व्यवस्था सही हो सकती है। नागरिक चार्टर के बारे में पढ़ना है, पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में पढ़ना है, और संस्थागत और अन्य उपाय कोई भी मतलब और कोई संस्था कोई उपाय दे रही है और कोई उपाय हो तो उसका ई गवर्नेंस में क्या योगदान होगा वो। ठीक है, अब आगे आते हैं कि जो हमारे सिविल सेवक हैं, सिविल सेवक का लोकतंत्र में स्थापित करने की भूमिका क्या है, यानी लोकतंत्र स्थापित करने में सिविल सेवक क्या क्या भूमिका निभाते हैं उनके बारे में पढ़ना है। और उनकी उभरती हुई प्रवृत्ति क्या है, कैसे वो क्या कर रहे हैं लोकतंत्र को स्थापित करने में जो सिविल सर्वेंट हैं हमारे। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करें तो भारत और अपने पड़ोसी देशों से उसके संबंध, भारत और उसके पड़ोसी देशों से उसका संबंध क्या है, भारत और उसके पड़ोसी देशों से उसका संबंध क्या है। अब आगे आते हैं कि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह। द्विपक्षीय समूह, कोई भी द्विपक्षीय समूह हो, कोई भी क्षेत्रीय समूह है, जैसे अगर बात करें आसियान क्षेत्रीय समूह है, RCP क्षेत्रीय समूह है, ठीक है, G20, G7 ऐसा समूह है, तो ये भारत से संबंधित होता है। भारत को तो अगर ये भारत के साथ संबंधित कोई करार कर रहा है तो वो भी ज़रूरी है। अगर ये आपस में भी करार कर रहा है जो भारत के हितों को प्रभावित करता है तो उसके बारे में भी हमको जानना ज़रूरी होगा। ठीक है, अगला आते हैं कि भारत के हित और अप्रवासी भारतीय जो हमारे NRI हैं, NRI पर विकसित और विकासशील देशों के नीति और राजनीति का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। जैसे अमेरिका में कोई व्यक्ति रह रहा है तो अमेरिका कोई ऐसी नीति बना रहा है, अमेरिका में कुछ भारतीय रह रहे हैं, उनका NRI कहा जाता है। तो अमेरिका में जो रह रहे हैं NRI, तो अगर अमेरिका कोई नीति या राजनीति, उसकी कुछ राजनीति के कारण उस पर कोई प्रभाव पड़ रहा है तो उनके बारे में भी हमको जानना है। ठीक है, और भारत में अगर भारत की नीति से इनका कोई प्रभाव पड़ रहा है तो उनके बारे में भी हमको जानना है। ठीक है, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन कौन से हैं, जैसे WTO, UNO, WHO, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक, संस्था क्या है, संस्थाएं और उनकी ये इन संस्थाओं के बारे में क्या पढ़ना है हमको कि उनकी संरचना क्या है, उनका अधिदेश क्या है, किस वजह से इनको बनाया गया था, क्या अधिदेश है इनका, और उनका कार्य क्या है, उनका कार्य क्षेत्र क्या है, उनका कार्य क्या है। बस इनको 3 अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संस्थाओं का, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था, बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में क्या पढ़ना कि उनकी संरचना क्या है, कैसे बने हैं, क्या क्या बना है, उनका ऐतिहासिक थोड़ी बहुत पढ़ लेना है।
उनका अधिदेश किस ऑब्जेक्टिव से उनको बनाया गया और उनका कार्यभाग क्या है, उनका कार्य अभी प्रेजेंट में क्या है। अब बात करते हैं कि यहाँ तक तो यूपीएससी का सिलेबस ख़त्म। अगर हम लोग को पीसीएस भी देना है तो हम लोग को ध्यान रखना पीसीएस में क्या पढ़ना पड़ेगा। तो पीसीएस में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड राजनीतिक व्यवस्था उत्तर प्रदेश की क्या है, प्रशासनिक क्या है, राजस्व व्यवस्था क्या है, न्यायिक व्यवस्था क्या है, और इसके बारे में थोड़ी बहुत विशिष्ट जानकारी ले लेनी है। ठीक है। अब यहाँ पे क्षेत्रीय अगर यूपी का एग्ज़ाम देना तो क्षेत्रीय, प्रांत, स्टेट, मतलब हमारे लोकल लेवल के न्यूज़ कवर करना पड़ेगा। प्रांतीय और प्रांतीय मतलब स्टेट लेवल की कवर करनी पड़ेगी, राष्ट्रीय भी कवर करना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय भी। तो ये टोटल करंट अफेयर्स को भी कवर कर लेंगे तो हमारा यूपीपीसीएस का भी सिलेबस कवर हो जाएगा। ये रहा पूरा इंटायर GS2 का सिलेबस। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और हम GS3 का सिलेबस अभी डिस्कस करेंगे कल हो सके तो। थैंक यू। फीडबैक दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। आगे ऐसे आप लोगों को वीडियो मिलते रहेगा, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा, खासकर हिंदी मीडियम वालों को, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का कंटेंट जो है उसको हिंदी में ट्रांसफ़र करके आप लोगों को बताया जाता है कि मतलब अगर कोई भी करंट है तो वो करंट की उतनी करंट तो है, लेकिन बस हिंदी मीडियम के सोर्सेज कम है और करंट उतने ऑथेंटिक नहीं मिल पाती है हिंदी मीडियम में। तो मैं क्या करता हूँ कि इंग्लिश मीडियम का सोर्स है और इंग्लिश मीडियम से आप लोगों को हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ कि शायद आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो सके हमारे थ्रू ही। थैंक यू।